Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Students, today we are going to discuss numerical problems and conceptual question of chapter number 3, which is motion and force. These numericals and question answers are given on page number 112 to 115. Now starting from question number 2, a helicopter is ascending vertically at a speed of 19.6 meter per second. When it is at a height of 156.8 meter above the ground, a stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? यानी एक हेलीकॉप्टर है जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है विद इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन 19.6 मीटर पर सेकेंड. जब ये एक हाइट 156.8 मीटर की हाइट पर पहुंचता है अबव द ग्राउंड लेवल, तो वहां पर जाके ये एक स्टोन ड्रॉप करता है. हमें बताना है कि कितनी देर में वो स्टोन जो है आके ग्राउंड से हिट कर रहा है या कितनी देर में वो ग्राउंड पे आके गिरेगा. नाउ वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 19.6 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम हाइट पे जाके वो हेलीकॉप्टर जीरो की स्पीड के ऊपर होगा क्योंकि वहां आके वो स्टे करेगा. तो Vf जो होगी आपके पास वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड एट मैक्सिमम हाइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Vf is equals to Vi minus GT1. Vf की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 0, Vi की वैल्यू 19.6 माइनस 9.8 T1 और जब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे T1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 सेकेंड. नाउ टाइम फॉर स्टोन टू रीच द ग्राउंड. अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम में स्टोन ग्राउंड पे आके हिट करेगा. जब आपके पास हम स्टोन को डाउनवर्ड फेंकेंगे या वो जो हेलीकॉप्टर है वो उस स्टोन को डाउनवर्ड गिराएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी इस वक्त 0. नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to VIT2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर. S की वैल्यू यानी कि हाइट आपके पास 156.8 मीटर पर सेकेंड 156.8 मीटर और Vi की वैल्यू 0 है. T2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी प्लस हाफ एज इट इज G की वैल्यू 9.8 और T2 स्क्वायर आपको फाइंड करना है वो हमने एज इट इज लिख दिया. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकंड. तो टोटल टाइम आएगा आपके पास उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जाने यानी कि स्टोन को ऊपर ले जाने और ऊपर से वापस ग्राउंड की तरफ आने का जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 सेकंड प्लस 6 सेकंड विच इज इक्वल्स टू 8 सेकंड और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a car moving at 20 meter per second crashes into a tree. Find the magnitude of the average force acting on the passenger of mass 70 kg in each of the following cases. आपके पास दो केसेस यहाँ पे हैं यानी इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल के इनिशियली आपको बताया जा रहा है कि कार जो है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है वो एक ट्री से जाके क्रैश करती है. आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स क्या होगा उस पैसेंजर के ऊपर जिसका मास 70 kg है जो उस कार के अंदर मौजूद है. द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट. ही इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द कोलिजन विद द विंडशील्ड एंड डैशबोर्ड दैट लास्ट 2 मीटर पर सेकेंड. यानी आपके पास यहाँ पर जो पैसेंजर है वो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, ठीक है, और वो जाकर उस डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन के साथ जाके हिट होता है और हिट होने के बाद वो स्टॉप करता है आफ्टर 2 मिली सेकेंड. मीटर पर सेकेंड नहीं है, सॉरी, ये मिली सेकेंड है आपके पास. सो Vi आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड. Vf आफ्टर इम्पैक्ट यानी कि जब टकराएगा टकराने के बाद वो रुक जाएगा तो वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ द पर्सन जो है वो 70 kg है. टाइम आपके पास था 2 मिली सेकेंड यानी 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड. हमें फोर्स फाइंड करनी है, एवरेज फोर्स क्या होगी इस पहले केस के अंदर. नाउ A इज इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर T. हम A क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है Ma और हमारे पास A गिवन नहीं है तो A के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Vf माइनस Vi ओवर T. V की वैल्यू Vf की वैल्यू आपके पास 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 multiplied by 10⁻³
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -10 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, F is equals to ma। मैथ्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू जो आपके पास आई है उसे पुट कर दीजिए। यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है ये जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, जबकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड आपके पास 10 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 7.0 into 10⁵ न्यूटन। ये जो आपके फोर्स की वैल्यू है ये आपके पास इस पहले केस के लिए है। हम सेकंड केस की बात करते हैं। In second case, the car is equipped with a passenger side airbag. The force due to the airbag act for 45 millisecond, bringing the passenger to rest. अब आपके पास उसने कहा है कि उस कार में एयर बैग्स मौजूद हैं और उन एयर बैग्स से लगने वाली फोर्स जो है वो उस पैसेंजर को 45 मिली सेकेंड के बाद रेस्ट में ले आती है। तो अब आपको बताना है कि वहां पर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वही 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आफ्टर इम्पैक्ट जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मास ऑफ द पर्सन 70 kg गिवन है। बस यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड चेंज किया गया है और टाइम पीरियड जो है आपके पास है 45 मिली सेकेंड, यानी 45 into 10⁻³ सेकेंड। आपको टोटल फोर्स बतानी है, वही फॉर्मूला यूज करते हैं, A is equals to VF minus VI/T। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यू आती है -0.44 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को हम फोर्स के फॉर्मूला में पुट करते हैं जो कि ma के बराबर होता है। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.1 into 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये आपके पास सेकंड केस की फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास बुक में गिवन है। Now question number 4, a 0.4 kg ball traveling with a speed of 15 meter per second strike a rigid wall and rebounds elastically। एक 0.4 kg की बॉल है जो कि इनिशियली स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाके एक रिजिड वॉल से जाके टकराती है और रिबाउंस होती है इलास्टिकली। If the ball is in contact with the wall for 0.45 second, what is the momentum imparted to the wall and the average force exerted on the wall? यानी आपके पास अगर वो बॉल उसका टाइम पीरियड उस वॉल के साथ टकराने का यानी कि कांटेक्ट का 0.45 सेकेंड हो तो उसका जो मोमेंटम है वो कितना मोमेंटम इम्पार्ट होगा उस वॉल पर और वो वॉल के ऊपर लगने वाली एवरेज फोर्स कितनी होगी यह आपने बताना है। मैस आपके पास 0.4 kg गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 0 होगी और टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 0.045 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है, हमें जो क्वेश्चन फाइंड करना है सबसे पहले डेल्टा पी और सेकेंड आपके पास एवरेज फोर्स। सो क्वेश्चन ए पार्ट जो है इसका चेंज इन मोमेंटम जो कि डेल्टा पी के बराबर है। डेल्टा पी बराबर हो जाएगा आपके पास -mvf -mvi के, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा टोटल -2mv। m की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो रिबाउंड यानी कि अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है और हमने यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है यानी हम यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। नाउ एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। आपके पास डेल्टा पी ओवर टी के बराबर आ जाएगा। डेल्टा पी आपके पास 12 गिवन है, टी आपके पास 0.045 सेकेंड आपके पास गिवन है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 266.7 न्यूटन। Now question number 6. In a wedding, a bullet is fired in air at a speed of 500 meter per second, making an angle of 60 degree with horizontal from an AK-47 राइफल। एक बुलेट है जो कि AK-47 राइफल से फायर की गई है जिसकी इनिशियल स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है और वो जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का है। हाउ हाई विल द बुलेट राइजेस? पहला पार्ट आपने जो फाइंड करना है वो ये बताना है कि हाइट ऑफ बुलेट क्या होगी।
इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 500 मीटर पर सेकंड गिवन है, एंगल आपके पास 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट का फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 9566 मीटर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कि टाइम फ्लाइट फाइंड करना है आपने कि वो कितनी देर में आके उस ग्राउंड से हिट करेगी जिस ग्राउंड से उसको फायर किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला t is equals to 2 vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इस पूरे फॉर्मूले से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 88.3 सेकेंड। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, हाउ फार वुड इट गो, यानी कि रेंज आपने बतानी है कि कितनी दूर जाएगी ये बुलेट जहां से फायर की गया उस पॉइंट से। तो r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 500 होल स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22,092 मीटर, ये आपके पास रेंज आ जाएगी उस बुलेट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a catapult hurls a stone of mass 32 gram with a velocity of 50 meter per second at a 30-degree angle of elevation. What is the maximum height reached by the stone? What is its range? And how long has the stone been in the air when it returned to its original height? एक कैटापुल्ट है यानी कि एक गोलेल है जिससे एक पत्थर को थ्रो किया गया है, 32 ग्राम उसका मास है, उसकी इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है और वो जिस एंगल के साथ एलिवेट कर रहा है वो 30 डिग्री गिवन है। हमें बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उसकी रेंज कितनी होगी और वो कितनी देर तक एयर में ये कहते हैं रहेगा या कितनी देर तक एयर में स्टे करेगा टू इट्स ओरिजिनल हाइट, अपनी ओरिजिनल हाइट से वापस, व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल हाइट, वो अपनी ओरिजिनल हाइट से वापस रिटर्न करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम हाइट मालूम कर लेते हैं, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 31.88 मीटर्स। सेकंड बी पार्ट, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 5.1 सेकंड। लास्ट आपके पास है, इसमें रेंज फाइंड करनी है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इन तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 220.8 मीटर्स, यानी कि ये आपकी फाइनल रेंज हो जाएगी। Now starting our short question answers. Question number 2, can the velocity of a body reverse the direction when acceleration is constant? If you think so, give an example. क्या कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ला सकती है, इनफैक्ट उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं क्या कोई बॉडी ऐसी इस तरह से मूव कर सकती है कि वो वेलोसिटी तो चेंज कर रही हो लेकिन उसमें एक्सेलरेशन में किसी किस्म का चेंज ना आ रहा हो या एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं इसका आंसर होता है यस इट कैन बी पॉसिबल, ये आपके पॉसिबल है। When a body is thrown vertically upward, its velocity goes on decreasing due to gravity and becomes zero at the maximum height. After that, it will reverse its direction of velocity, but the magnitude of acceleration remains constant during whole flight. यानी आपके पास अगर किसी बॉडी को ग्राउंड लेवल से हाइट की तरफ थ्रो किया जाएगा तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे जो उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू द ग्रेविटी होगी जो कि कांस्टेंट होती है। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो वेलोसिटी जीरो होगी और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी और वापस नीचे आना शुरू करेगी, लेकिन ये सारा प्रोसेस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होते हुए हो रहा है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास अगेन एक न्यूमेरिकल दी गई है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में,
what is the angle for which the maximum height reached and corresponding ranges are equal, यानी कि वो कौन से एंगल है जिसमें हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सेम हो जाते हैं। उस एंगल को फाइंड करने के लिए हम दोनों फॉर्मूलाज को लिखते हैं। यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, रेंज का फॉर्मूला vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, दोनों को एक दूसरे के इक्वल करते हैं। By solving the formulas we get sin square theta over 2 which is equal to 2 sin theta cos theta. So इस 2 को 2 sin theta cos theta आपके पास यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी sin theta is equal to 4 cos theta, क्योंकि आप देखेंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को यहाँ ले जाके तो ये हो जाएगा 4, एक साइन से ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ sin थीटा की वैल्यू रह जाएगी जो कि 4 cos थीटा आ जाएगी। cos थीटा को इक्वल के तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल्स टू 4। ये जो वैल्यू आपके पास ये बराबर होती है टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा बिकम्स 4 इक्वल टू 4, और थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो टेंजेंट इनवर्स कर देंगे और टेंजेंट इनवर्स के बाद जो आंसर आएगा 4 का यानी कि टेंजेंट इनवर्स देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 76 डिग्री, यानी कि 76 डिग्री वो एंगल है जिस पे हाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों सेम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, for any specific velocity of projection the range of projectile cannot exceed from a value equal to 4 times of the corresponding height. Discuss. हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो आपके पास बराबर होनी चाहिए 1/4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एट 45 डिग्री, हमें पता है 45 डिग्री पे आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की। सो आर मैक्सिमम will be vi square over g and the angle of projection will be 45 degree. Now using the formula of height vi square sin square theta over 2g, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी vi square over 2g और sin 45 डिग्री आपके पास बराबर होता है 1 over रेडिकल 2, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा h is equals to vi square over 2g मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी h is equals to vi स्क्वायर ओवर 4g। हमें पता है r मैक्सिमम vi स्क्वायर ओवर g के बराबर है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/4 vi स्क्वायर ओवर g और vi स्क्वायर ओवर g r मैक्सिमम के बराबर है, तो आपके पास h is equals to 1/4 r मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी एंड r मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4h या 4 टाइम्स ऑफ द हाइट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि हमें वो एंगल फाइंड करना है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो उसके समिट पॉइंट के वक्त है वो इक्वल हो जाए 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जो कि उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के वक्त है। नाउ सॉल्यूशन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ mvi स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mvi स्क्वायर vi cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो vi स्क्वायर जो है वहां पे आपके पास x कंपोनेंट यूज करेंगे vi cos थीटा होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाफ mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि vi स्क्वायर को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है इस जगह पर। नाउ जो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास बराबर हो जाएगी हाफ mvi स्क्वायर यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos थीटा का होल स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं मैं। फॉर गिवन कंडीशन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इक्वल्स टू 1/4 टाइम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। Putting value from equation 1, kinetic energy initial cos square theta
या cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। नाउ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू बचेगी, और इसकी अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा, और 1/4 बराबर हो जाएगा 1/2 के। नाउ थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos को इन्वर्स कर देते हैं, cos इन्वर्स 1/2, और ये बराबर आ जाता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के। Thank you, student. If you have any problem, or if you feel any problem, or if you have any query, then you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.